नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर के नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। वक्त कानून पर देश भर में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नौबत यह आ गई है कि खुद को मुसलमानों का ठेकेदार मानने वाले मौलाना मोदी सरकार को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघने की धमकी दे रहे हैं। एक तरफ बोहरा समाज में वक्त कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है, धन्यवाद दिया है, जबकि गरीब मुसलमानों में इस बात को लेकर खुशी भी है कि कौम के ठेकेदारों ने उनके लिए जो लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी उसे मोदी सरकार ने मिटा दिया। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन मुस्लिम लीग के ज्वाइंट सेक्रेटरी मौलाना कौसर हयात जैसे लोग सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, धमका रहे हैं कि 25-30 करोड़ मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। उल्टे मोदी सरकार को लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करने की नसीहत भी दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि लक्ष्मण रेखा कौन क्रॉस कर रहा है? गरीब मुसलमानों के लिए लक्ष्मण रेखा किसने खींची? लक्ष्मण रेखा वाली धमकी के पीछे मकसद क्या है? हमारे साथ एक पूरा पैनल होगा, मेहमान होंगे, उनसे बात करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दूं। मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। ये भड़काऊ मौलाना सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं, सरकार को लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना करने की नसीहत दे रहे हैं। मौलाना कौसर हयात कह रहे हैं कि 25 से 30 करोड़ मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। कि जिस तरह से वो पूरा अभियान एक मुसलमानों के खिलाफ चला रहे हैं, तो ये 25-30 करोड़ मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, जरूर करवट लेगा। जिस तरह आप मदरसों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिस तरह आप मस्जिदों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिस तरह आप क्या नाम है ये वक्फ के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान है, एक खास मजहब के खिलाफ एक अभियान है। तो फिर ये मुसलमान कौन हैं जो प्रधानमंत्री को नए वक्त कानून के लिए शुक्रिया कर रहे हैं, लाजवाब बता रहे हैं? बुलंदियों पर पहुंच जाना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। क्या दौलत है आपके लफ्जों में, ऐसी क्या दौलत है आपके लफ्जों में? आप जब भी बात करते हैं दिल खरीद लेते हैं। आपकी हम्बलनेस, आपकी ह्यूमिलिटी साहेब लाजवाब है। हमारा माइम केवाई છે સાહેબ, જે નમા રબને ગમા। સાહેબ તમારા તો નામમાં જ નમો છે, નમો અમે સૌને ગમો। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की ये तस्वीरें जब सामने आई तो कुछ मौलाना आंख बबूला हो गए। उन्हें ये मुलाकात रास नहीं आई और सरकार को खुलेआम धमकी दे डाली। मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वो दूसरों को लक्ष्मण रेखा ना बताएं, बल्कि हुकूमत खुद अपनी लक्ष्मण रेखा बताए कि क्या है और क्या उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसे समझने की कोशिश करे और उस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वरना देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उन्हें गरीबी की रेखा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौलाना कौसर हयात जैसे मजहबी ठेकेदार सरकार को धमका रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की है। हमारी कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बिल रातों रात नहीं आया, इस कानून को लाने में बारीकी से जांच पड़ताल की गई। लेकिन मौलाना कौसर हयात जैसे लोग कानून को समझने की बजाय सरकार को लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने की धमकी दे रहे हैं। तो लक्ष्मण रेखा कौन क्रॉस कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। आपने देखा तस्वीरों में कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीब मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले, पसमानदा समाज या फिर जो दूसरे गरीब मुसलमान हैं उनकी अगुवाई करने वाले नेता शुक्रिया कर रहे हैं और उनमें खुशी की लहर भी है कि कानून में बदलाव हुआ है, अब उनको भी फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ खुद को मुसलमानों का ठेकेदार मानने वाले और कहने वाले कुछ मौलाना सरकार को धमका रहे हैं। लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करने की बात की जा रही है।
लेकिन लक्ष्मण रेखा किसने खींची थी, और वो लक्ष्मण रेखा से बाहर अगर गरीब मुसलमान निकल रहे हैं तो इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, ये अगर मुसलमान समझ रहे हैं तो डर किसको लग रहा है। आज इसी पर बात करने वाले हैं रमन मलिक, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, फैज खान साहब हैं, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हमारे साथ, मुफ्ती शमून कासमी अध्यक्ष UMEB के हैं हमारे साथ, सैफ खान कांग्रेस से होंगे, हाफिज नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ, असगर खान हमारे साथ होंगे वकील। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। असगर खान साहब, ये लक्ष्मण रेखा किसने खींची थी और क्या नए कानून से वो लक्ष्मण रेखा, खासतौर से गरीब मुसलमान जो उस लक्ष्मण रेखा में बंधे हुए थे, उनको आजादी मिल गई है, इसलिए दिक्कत हो रही है कौम के ठेकेदारों को? नहीं देखिए, नहीं कौम के ठेकेदारों की बात नहीं है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चीज की जरूरत कहाँ की हद तक थी। जितने भी पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास जो हैं, अगर एक एक करके उनको डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले जैसे उन्होंने कहा रातों रात नहीं बना, मोदी साहब ने कहा और सही कहा, उस पर खूब हमने तफ्तीश की है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, बारीकी से देखा गया है, उसके बाद फिर ये सब कुछ किया गया। तो एक एक करके पॉइंट को ये बताया ना कि भाई, जैसे एक बयान में उन्होंने कहा था कि इसलिए भी किया गया है कि मुसलमान बच्चे पिंचर जोड़ते नजर आते हैं पूरे हिंदुस्तान में। हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ मुसलमान बच्चे नहीं, दूसरी कौमों के बच्चे भी बेचारे पिंचर जोड़ते नजर आते हैं और दूसरे छोटे छोटे काम करते नजर आते हैं। हमारी नजर में कोई एक कौम नहीं होना चाहिए, पूरा मुल्क हमेशा रहना चाहिए हर बात। पूरे मुल्क में ये कौम नहीं है जिसके लिए कानून आया करके देखें। पहले तो मैं ये भी बता दूं कि ये अन का है, मैं कौम है, कौम की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा मुल्क होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि पूरे मुल्क में ही तो मुसलमान हैं और उनके पंचर लगाने वाले हैं, गरीब मुसलमान भी तो पूरे मुल्क में ही आते हैं ना। अरे भाई, पंचर लगाने वाले और कौमों में भी हैं। मैं वही कह रहा हूं कि अगर अभी कानून मुसलमानों के लिए बना है तो बात मुसलमानों की होगी ना। के लिए भी अब मैं ये कह रहा हूं कि गैर जरूरी बातें नहीं करनी चाहिए। कौन सी गैर जरूरी बात है, उसका कोई अहमियत नहीं है। क्या गैर मुसलमानों में पिंचर लगाने वाले, मुसलमानों में पिंचर लगाने वाले बच्चे हैं, सब कौमों में है पिंचर लगाने वाले बच्चे। अब सवाल यह है कि इसकी क्या जरूरत किस हद तक थी या नहीं थी, उसको एक एक पॉइंट करके अगर मैंने सवाल आपसे पूछा, असगर खान आप कहां से कहां ले गए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा बड़ा सिंपल सा कि लक्ष्मण रेखा कौन क्रॉस कर रहा है। जरूरी बात है, आप चाहते हैं वो ना करें। लक्ष्मण रेखा हमारी सरकार क्रॉस कर रही है। कैसे क्रॉस कर रही है? अब आप बताइए कैसे कर रही है, बताइए। अब मैं पूछता हूँ आप कैसे कर रही है? आप ही लोग कह रहे क्रॉस कर रही है, तो जवाब आप देंगे कि मैं दूंगा? आपने कहा आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अरे भाई, तो मैं कह तो रहा हूं जवाब, मैं तो जवाब ही दे रहा था, आपने देने ही नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि जो आपने पहले तो इसकी जरूरत बताएं कि अमेंडमेंट की कहां और क्या थी। आप ये बताइए, एक एक पॉइंट करके मुझे बताइए। आप जबानी कह देते नहीं से बहुत जरूरत थी, नियत अपनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त की जमीनों को हड़प मैं वही पूछ रहा हूं ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। असगर खान, देखिए आप वकील हैं, चूंकि पिछड़ा, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। अरे भाई, आप कहते हैं आपसे इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भी बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। अगर लक्ष्मण रेखा क्रॉस हुई है तो कैसे हुई है? अगर गरीब मुसलमानों का नुकसान हो रहा है इस अमेंडमेंट बिल से तो कैसे हो रहा है? इससे पहले लक्ष्मण रेखा क्या आप लोगों के ही कौम के ठेकेदारों ने नहीं खींच रखी थी? क्या वक्त बोर्ड से या वक्त की संपत्ति से गरीब मुसलमानों को फायदा हो रहा था? मेरा सिंपल सा सवाल है सर, जल्दी से जवाब दीजिए। अरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूं ना। अच्छा, आप बताइए कि सब क्यों नहीं हो रहा था? आपका एक कहना यह है कि करप्शन हो रहा था, जैसे कहा कि बारीकी से देखा गया है। अरे करप्शन हो रहा तो हमारे मुल्क का कानून है भाई, जो भी करप्शन करे कहीं भी करे, किसी हिंदू ट्रस्ट में करे, तो ये भी तो हमारे मुल्क का ही कानून है। ट्रस्ट में करे, अरे ये जो बना है ये भी तो हमारे ही मुल्क का कानून है। हमारे कानून, अरे भाई तो अरे जो कानून पहले से है और कानून लाने की जरूरत क्या है ये बताइए। आप बार कानून में दिक्कत नहीं है तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी मान रहे हैं, मौजूद है, जिसके मोहम्मद फैज खान साहब इस बात पर बहुत बहस हो चुकी है कि कानून लाने की दिक्कत, कानून लाने की जरूरत क्यों थी। इस पर तो इतनी लंबी बहस हो गई कि इतिहास रच दिया गया संसद में। संसद के दोनों सदनों में रिकॉर्ड इस पर बहस हुई है कानून पास होने से पहले। तो ये तो इतिहास रच दिया गया, इस पर और बहस करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। कानून क्यों आया ये तो पता है सबको, लेकिन कानून किसके लिए आया और कानून के आने से किसको दिक्कत हो रही है? लक्ष्मण रेखा किसने खींच रखी थी और धमकी कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? मोहम्मद फैज खान साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, जय हिंद। देखिए विद्यानाथ झा जी, आप विद्या वाले व्यक्ति हैं, आपसे विजडम की बात मैं करूंगा। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसमें पहले जेपीसी की 6 महीने बैठक चली है, राज्यसभा में ऐतिहासिक बहस हुई, लोकसभा में ऐतिहासिक बहस हुई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद भी ये लोग कोर्ट में गए हैं और कोर्ट भी सोच समझकर अपना डिसीजन दे रहा है। पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ये काम हो रहा है। फिर भी ये कहना कि लक्ष्मण रेखा मोदी सरकार पार कर रही है, तो थोड़ा इन्होंने सनातन का प्रतीक बताया है, तो मैं उसका उत्तर भी दे दूं। लक्ष्मण रेखा के पार होता कौन है? रावण होता है, जो कि गरीब मुसलमानों की जमीन हड़पने के लिए तैयार खड़ा हुआ। और मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी गरीब मुसलमानों को हक दिलाकर रहेंगे मौलाना, क्यों बेवजह अपना खून खौलाना। ये लक्ष्मण रेखा के बाहर जो रावण खड़े हैं ना, ये जो तथाकथित मौलाना बने फिर रहे हैं, मुसलमानों के हुकूक और हक की बात कर रहे हैं, ये गरीब मुसलमानों की जमीन हड़पने वाले रावण है। इसलिए लक्ष्मण रेखा बताया कि गरीब मुसलमान यानी कि सीता के प्रतीक के रूप में कहा कि वो बाहर निकलेंगी तो हम तुम्हारा अपहरण कर लेंगे, तुम्हारी जमीन को हड़प लेंगे। तो अब ये नहीं चलेगा। और देखिए एक चीज और स्पष्ट हो गई कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मोदी जी ने खत्म किया। फिर इन्होंने गलतफहमी फैलाई कि शरीयत के खिलाफ यह है, जबकि ऐसा नहीं था। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को खत्म करना अकॉर्डिंग टू इस्लाम था। सीए के समय इन्होंने कहा मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, किसी की नहीं गई, गलतफहमी फैलाई गई। अभी कह रहे हैं मस्जिद, मदरसा, खानकाह, दरगाह छीन ली जाएगी। बिल्कुल नहीं छीना जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है बिल, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जमीनें किनकी जाएंगी? जो गरीब मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए थे, जो उनका हक खा रहे थे, वक्फ की जमीनों का 1-1 रुपए 10-10 रुपए किराया दे रहे थे, और आज करोड़ों में उनकी कीमत है। तो इनकी जमीन जा रही है, तो तकलीफ इन लोगों को इस बात से है, ना कि मोदी जी। भाई हम प्रगतिशील मुसलमान, ये कौसर हयात बार, अरे ये है कौन मौलाना कौसर हयात? भाई रोज नए नए मौलाना भैया आ जाते हैं। विद्यानाथ झा जी अपनी टीआरपी के लिए उनको हम लोग दिखाते क्यों हैं? उनको अरे बोहरा समुदाय, क्योंकि फैज खान साहब, मैं क्लियर कर देता हूं, उनको दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है। मोहम्मद फैज खान साहब 1 मिनट रुकिए। मोहम्मद फैज खान प्लीज, मैं जरा क्लियर कर देता हूं। आपने सवाल उठाया कि इनको हम दिखाते क्यों। इनको दिखाना इसलिए जरूरी है कि यही लोग और इन्हीं के जैसे लोग समाज में जो बातें कहते हैं, जो जहर घोलते हैं, उसका असर होता है। और हमने मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में देखा, हमने संभल में देखा कि वहां के लोग जिनको आप कुछ नहीं मानते, जो कोई पदाधिकारी नहीं है, उन लोगों की वजह से कैसे बवाल मच गया, आगजनी हुई, दंगा हुआ। इसलिए ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे बिना पद के बैठे हुए जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना भी जरूरी है। बैठ के भाई आपको और कोई काम नहीं है। रोजी रोटी पे बात नहीं करेंगे, बच्चों की तालीम पे बात नहीं करेंगे, तो फिर देश को क्यों जला रहे हैं? असगर खान असगर खान, एक सेकंड, असगर खान चीजों पे बात करी जाएगी। असगर खान मैं पूछ रहा हूं, रोजी रोटी पर बात करनी है तो ये देश में आग लगाकर रोजी रोटी पर बात करेंगे? प्रधानमंत्री को धमकी देकर रोजी रोटी पर बात करेंगे? अरे गरीब मुसलमानों को हक देने की तो बात हो रही है। आग लगवा रहे हैं गरीब मुसलमान। मुफ्ती शमून कासमी, क्या वक्फ कानून जो नया आया है, ये लोगों के जहन में, एक सेकंड सर, इन चीजों के सवाल ना आ जाए जी, एक सेकंड रुक जाइए। अब मुझे अगले मेहमान पे जाने दीजिए, मैं वापस लौट कर आऊंगा। मुफ्ती शमून कासमी साहब, नया कानून क्या मुसलमानों के लिए लक्ष्मण रेखा है, गरीब मुसलमानों को एक रेखा से बाहर निकालने के लिए है, या फिर उन मुसलमानों को दर्द हो रहा है जिनको लग रहा है कि अब उनके सामने लक्ष्मण रेखा खिंच गई है, जो अभी तक कब्जा जमाए बैठे थे तमाम संपत्तियों पर, जो गरीबों को जाना चाहिए? हाँ, देखो विद्यानाथ झा, मैं आपको बताऊं कि 60 साल जो कांग्रेस की मीडिएटरशिप की है इन्होंने, और जिस तरह से तथाकथित सेकुलर पार्टियों को इन्होंने राजा बनाया और मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखा, वही गरीब, वंचित मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों के बच्चों को ये गुमराह करके सड़कों पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो संशोधन हुआ है और आज वो सुप्रीम कोर्ट में
विचाराधीन है। आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को मानिएगा और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा सरकार भी उसे फॉलो करेगी। तो आप उस पर वावेला क्यों मचा रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं आप? तो इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं। शमून कासमी साहब ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा में रहिए, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस मत कीजिए। मोदी सरकार को धमकी एक तरीके से दी जा रही है, उन्हें चेतावनी दी जा रही है। मेरा सवाल यह है शमून कासमी जी कि लक्ष्मण रेखा अभी जो मुस्लिम कौम के जो ठेकेदार खुद को कहते हैं उन्होंने गरीब मुसलमानों के लिए खींच रखी थी, या मोदी सरकार लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने की कोशिश कर रही है? नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने ये मुसलमानों के तथाकथित ठेकेदार थे उन्हीं के बड़े बड़े एम्पायर उन पे उन्होंने बना रखे हैं और शरीयत का उल्लंघन ये लोग कर रहे थे, शरीयत का फायदा उठा रहे थे। यानी जो दीनी कानून है उनका फायदा इन तथाकथित मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों ने उठाया। उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे आगे है, मुस्लिम तंजीमें सबसे आगे हैं। अगर आज उनकी इंक्वायरी होगी और उनसे वो जमीनें खाली कराई जाएंगी तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये मोदी सरकार किसी के भी लिए अहितकारी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को लेकर चल रही है। और विद्यानाथ झा उत्तराखंड राज्य के अंदर अभी 200 दुकानें ऐसी हैं कि जिनका उनके कागजात नहीं मिल रहे हैं। किसने वो कागजात चुराए हैं? इन्हीं लोगों ने उन कागजात को इधर उधर किया। और आप ये देखिएगा अभी कुछ डिबेट आप आ रही है उसमें कुछ लोग, जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्डों ने किस तरह से घोलमाल किया कि उनकी पैरवी ना करके कीमती जमीनों को निकाला। हम उत्तराखंड राज्य के अंदर बात कर रहे हैं कि वहां हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमने मदरसा बोर्ड के अंदर इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ाया। ये साहब ठीक है, लिखने पढ़ने क्यों नहीं दिया? मैं वापस आऊंगा आपके पास। मुफ्ती साहब ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सैफ खान विद्या जा, बस मैं तो असल में नमाज के लिए जा रहा हूं। बस आखिरी बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मस्जिदों का, कब्रिस्तानों का, दरगाहों का, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप इस सरकार के ऊपर विश्वास करिए, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, कौन गुमराह कह रहा है? सैफ खान साहब कौन गुमराह कर रहा है? क्या जो मुसलमानों के ठेकेदार खुद को मान रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं या राजनीतिक पार्टियां गुमराह कर रही हैं? भाई राजनीतिक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये बिल ही इसलिए लेके आई, जैसे आपको याद होगा किसानों के टाइम के ऊपर जो है जब वो बिल आया था वो किस लिए आते हैं कि नौल्टी में जो है और दनौल्टा में जो है वेयर हाउस बना दिए थे अडानी जी को, तभी बिल आया गया था। और अब जो है जब पूरी तैयारी है हर की बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जे में लेने की, ये फ्रीडम खान जो आप पढ़े लिखे समझदार विद्वान व्यक्ति हैं सर, ऐसी बातें तो मत कीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बड़गला और भड़का कौन रहा है, लक्ष्मण रेखा किसने खींच रखी, इसीलिए मैं कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे, कैसे कर लेंगे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा? क्यों नहीं होगा कब्जा? कैसे हो जाएगा बताइए मुझे। और ऐसे ही होगा। कैसे आपने टेलीग्राफ में अप्रैल 5 2025 को ही अभी तो कैथोलिक चर्च का उन्होंने मेंशन किया है कि अभी तो वक्फ बोर्ड के बिल आने के बाद आरएसएस ने कैथोलिक चर्च की जमीनों के ऊपर जो है फोकस कर दिया। ये टेलीग्राम का जो है मेन पेज का अप्रैल 5 का आपको न्यूज बता रहा हूं, तो जानकारी ले लीजिए। और कुछ वो लोग जो यहाँ पे चैनल पे बैठ के जो ये धर्म के नाम पे ये बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा बिल है, वो उन पे मुझे लगता है मैं पूछ रहा हूं सर आपसे, करनी चाहिए। सैफ खान मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ये फ्रीडम फ्रीडम ऑफ कैथोलिक चर्च पर बाद में चलेंगे, मेरी बात पहले जो है अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है, सुन लीजिए अभी शुरुआत है। अभी बौद्धों की जमीनें, अभी जो ईसाइयों की जमीनें, अभी जो चर्च है उन पे कब्जे होंगे। मतलब अभी तक आप लोग मुसलमानों को भड़का रहे थे, अब आप दूसरे कौम के लोगों को भी भड़काएंगे। जो अपना जमीर बेच के यहाँ सामने आके जो है जो डायलॉग मार रहे हैं, कहाँ है भाई? कहाँ थे वो लोग जब 3400 दंगे 5 साल में रजिस्टर हुए हैं? ये मैं नहीं कह रहा, वो मिनिस्टर का डेटा है। चले गए, फिर दंगे पे चले गए, क्यों नहीं? अब दूसरे कौम के लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। भाई यही तो दिक्कत है ना, यही तो दिक्कत है सैफ खान साहब कि राजनीतिक पार्टियों को लोगों को समझना और समझाना चाहिए। भाई अल्टीमेट गोल आपका क्या होना चाहिए? कांग्रेस के नेता का अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि गरीब मुसलमानों को फायदा क्या होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस के जो लोग हैं उनको अल्टीमेट गोल दिखाई दे रहा है कि उनका वोट बैंक कहां जा रहा है। उनको लोग लग रहा है कि मुस्लिम गरीब समाज के जो लोग हैं वो कहीं बीजेपी की तरफ न चले जाएं, वक्फ कानून में बदलाव की वजह से। रमन मलिक हमारे साथ है, रमन मलिक सैफ खान कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीनें छिन जाएंगी कानून से, तो लक्ष्मण रेखा मोदी सरकार क्रॉस कर रही है। भाई मोदी सरकार लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रही है कि लक्ष्मण रेखा मिटा दी है मोदी सरकार ने गरीबों के लिए जो मुसलमानों के ठेकेदारों ने खींची थी?
देखिए, मैं उस बात से थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करूंगा। एक तो बहुत सारे लोग जो एक हिंदू पृष्ठभूमि या सनातन पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका मानना ये है कि द गवर्नमेंट हैज बीन टू लाइट, और एक सेकुलर देश के अंदर धर्म को, स्टेट को आइडेंटिफाई ही नहीं करना चाहिए। धर्म निरपक्ष होनी चाहिए सरकार, और उसको धर्म के मामलों को एक व्यक्तिगत मामला रहने देना चाहिए, और उसको जैसे धर्म चाहे वैसे चलने दें। उसके बीच में उसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए कि माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, सिर्फ उसको सिटीजन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक विषय। दूसरे विषय, आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार शोएब खान साहब भी एक आरटीआई लगा के ये पता कर लें कि 1947 से आज तक मंदिरों की कितनी जमीन सरकार ने ली है और कब कब और कहां ली है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। कितना पैसा लिया है वो पूछ लेंगे तो भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितना टैक्स कमाया है ये पूछ लेंगे तो भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप क्या देते हो? आप देते हो जीरो टैक्स एज ए कम्युनिटी। बहुत गिनती चुनती के लोग हैं। आप बैठ के चुपचाप सुनिए। दूसरी चीज, अब मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा था, अभी सुनिए। आप लोग एक नंबर के अव्वल नंबर के जाहिल और वाहियात लोग हैं जो सिर्फ झगड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी सल्तनत जो आपने बिना टैक्स पे करे सल्तनत बनाई है उसको आप ले जाना चाहते हैं। तीसरी चीज, ये जो जितने भी मस्जिद है जैसे हिंदुओं के बने हुए हैं ट्रस्ट बोर्ड, आप भी ट्रस्ट बोर्ड बनाइए और बाकी सारा छोड़िए। कौन से देश में मतलब कितने मुस्लिम प्रधान देश है? और उसके अलावा भी एक और चीज बोलता हूँ कि जब मुगलों की शासन ही नहीं था और ट्रांसफर ऑफ पावर मुगल से हुई नहीं, पावर जो है ब्रिटिश से इंडियन यूनियन को हुई, तो फिर अधिकार कहाँ से आ गया? कौन सा अधिकार आ गया? कहाँ का अधिकार आ गया? तो जब मुगल थे ही नहीं तो बंदा कहाँ से आ गया? और एक और चीज पूछता हूँ साहब, ये जो कोर्ट बोलते रहे जो आपने इम्पीचमेंट के लिए लगे थे, तरुण गोगोई जी का क्यों लगे थे? अपने आप को अच्छा लगे तो दूसरे के लिए बोल दे कोर्ट, तो उसको इम्पीच करने के पीछे लगेंगे। और ये क्या भाई यह तमाशा बना रखा हुआ आप लोगों ने साहब। आप बोलते हैं हम सड़कों पे आ देंगे या देंगे। आपने कभी सोचा है कि आप सड़कों पे आओगे, आप 20 करोड़ हो, अगर 80 करोड़ 100 करोड़ लोग सड़कों पे आ गए और हाँ भी बोल दिया ना तो भी गिर जाएगा और छोटे उनकी भी जमीनें छीनेंगी। अभी ये क्या उनकी भी छीनेंगी। अभी तो ये प्रक्रिया शुरू की है सरकार ने। सरकार सिर्फ जमीनें लेके अपने दोस्तों को देना चाहती है। कॉन्स्टिट्यूशन जितनी जमीनें हैं एयरपोर्टों की, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स सब दे दिए अपने दोस्तों को। क्या जानते नहीं? जानकारी नहीं है वो जानकारी। एक सेकंड आप दोनों शांत हो जाइए। एक सेकंड, देखिए इस पर बहुत चर्चा हम कर चुके हैं। एक फिगर नहीं दी है, फैक्ट एंड फिगर। सैफ खान जी, सैफ खान सुनिए ना। सैफ खान सुनिए तो सही। आपने कहा कि वक्त की जमीन छिन जाएगी, मुसलमानों की जमीन छिन जाएगी। मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाई कैसे छिन जाएगी, आप नहीं बता पाए। आप चले गए बाकी कौम और बाकी धर्म के लोगों की जमीन भी छिन जाएगी। मतलब मुसलमानों को तो भड़काएंगे ही भड़काएंगे, दूसरे कौम के लोगों को भी भड़काएंगे। भाई साहब देश में आप लोग कराना क्या चाहते हैं? जैसे ट्रेनें गई हैं। हाफिज नूर अजहरी के पास मैं जा रहा हूं, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। 1 मिनट रुक जाइए। फैज खान भी बोलना चाह रहे हैं लेकिन एक बार हाफिज नूर अजहरी के पास नहीं जाऊंगा। शोन कासमी साहब मैं आ रहा हूं, प्लीज सर 1 सेकंड रुक जाइएगा। 1 सेकंड रुक जाइए। हाफिज नूर अजहरी के पास मैं जा रहा हूं। सर हाफिज नूर अजहरी जी, मुझे यह बताइए कि लक्ष्मण रेखा, धमकी, बरगलाना, ये डर दिखाना कि देखिए ये जो सरकार है आप लोगों को मिटा देगी, खत्म कर देगी, ये तो बहुत हो गया। कब तक करेंगे ये खेल आप लोग? देखिए मौलाना कौसर हयात कौन है मैंने जानता नहीं। आपने क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हैं ये भी मुझे नहीं मालूम। लोगों ने कब कहा है, कैसे कहा है, किन परिस्थितियों में कहा है, ये भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस तरह के बयानबाजी करने वाले कोई हो, उन्हें इस तरह की बयानबाजी से हालात के हिसाब से बचना चाहिए। मैं आपके चैनल पर एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन लगातार सुना है उसको और उन्होंने 5 तारीख दी है, अब इस तरह की बयानबाजियों का क्या मतलब? हम बकविल के खिलाफ थे, बकविल के खिलाफ है, बकविल के खिलाफ रहे। आप लोगों की मासूमियत पे हंसी आती है।
मतलब रोए या हंसे, रोऊं या हंसू, करूं मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। इतने मासूम है ना आप लोग, मतलब कहां जाएं, किसे बताएं, कैसे समझाएं, इतने मासूम हैं आप लोग। अभी आप कह रहे हैं कि ये कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहां से आते हैं समझ में नहीं आ रहा। आप लोग अब कुछ नहीं बोलेंगे, कान में तेल डाल लेंगे, आंख पर पर्दा लगा लेंगे, जुबान पर जिप। आप लोग कुछ नहीं बोलना चाहते, कुछ नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपको लग रहा है कि एक हमारे ही वर्ग, हमारे समुदाय का एक व्यक्ति खड़ा होकर हमारे लिए जो हम टीवी पर बैठकर नहीं करना चाहते और नहीं कर सकते हैं, वो बाहर खड़ा होकर कर रहा है। हाफिज नूर साहब। नहीं, आजारी साहब का कहना है, झा साहब, कि अगर कोर्ट में चल रहा है और बात सही भी है, सुप्रीम कोर्ट में अगर पेंडिंग है सारा मामला, अभी छोटी सी तारीख है उसमें 5 मई की, और कार्रवाई बराबर चल रही है। हाफिज नूर जी की आवाज नहीं आ रही है, जरा उसको चेक कीजिए कि क्या हो गया है, आवाज क्यों नहीं आ रही है। असगर खान बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं जी। मेरा कहना यह है कि अगर आजादी साहब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, 5 तारीख है, वहां पे छोटी सी तारीख मिली है, जवाब के लिए जवाब मांगा है, उसके बाद मेन कार्रवाई शुरू होगी। 2 दिन हो गए कार्रवाई होते हुए, वहां की कार्रवाई चल रही है, और उसमें अपना कोर्ट ने एक छोटा सा ओपिनियन भी दिया, और जो एक आप जिसको रिलीफ की नजर से देख रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं किसी नजर से नहीं देख रहा हूं, मैं तो कानून को कानून की नजर से, देश को संविधान की नजर से, और संसद को संसद की नजर से देखता हूं। हाफिज नूर आ गए हैं, प्लीज, अब उनको वो नहीं बोल पाए, उनको बोलने दीजिए। बस असगर साहब, मैं आऊंगा असगर खान, आपके पास आऊंगा। हाफिज नूर अजहरी, आपका गुस्सा, आपके जहरीले अल्फाज, आपका ये बोलने का ढंग बता रहा है कि आप सिर्फ मुनाफिकों के साथ हैं। हमारे यहाँ कुरान में एक आयत है, इंदल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम का। हमारा अकीदा ही है, हम आप पे नहीं तोप रहे हैं। हमारा अकीदा ये है कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में डाला कुरान की आयत पढ़ के आपको सुनाऊं? आपने भी जिस तरह से कहा, अब मैं बताऊं कि कुरान में और क्या लिखा है। आपकी मासूमियत, ये आप क्या कहना चाहते हो? क्या आप एंकरी कर रहे हो? आप कुरान के नाम पर क्या कहना चाहते हैं? आप कुरान के नाम पर देश के मुसलमानों को क्यों बरगला रहे हैं? अरे जिस मुसलमान को कुरान पढ़ना है वो कुरान पढ़ रहा है, उसको आपके कुरान की जरूरत नहीं है। हाफिज नूर अजहरी साहब, नफरत आप फैला रहे हो। कैसे फैला रहे हैं? नफरत मैं फैला रहा हूं या नफरत वो फैला रहा है जो कह रहा है कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत कीजिए, जो धमका रहा है कि सड़क पर उतर जाएंगे, 20-25 करोड़ मुसलमानों की धमकी दे रहा है। अरे आप जो एक अरब हिंदुओं को रोज मुसलमानों के खिलाफ उकसाते हो, भड़काते हो। अरे मुझे ये बता दीजिए हाफिज नूर, पहले आप बोलिए, बकवास कर लो। आप बोलिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। बकवास कौन कर रहा है? सब देख रहे हैं। आप देख रहे हो बकवास? हाँ, आपने देख रहे हैं। मैंने आपसे एक बात कह दी, और आप कह रहे हो, आप पर हंसे, आप पर रोए, आप पर क्या करे, ये जुमले हैं आपके। आप यहाँ बैठकर तो ऐसे रोते हैं हाफिज नूर अजहरी साहब, आप यहाँ बैठकर ऐसे रोते हैं जैसे आपसे बड़ा गरीब, आपसे बड़ा पीड़ित, आपसे बड़ा प्रताड़ित इस देश में कोई दूसरा कौम नहीं है, और उस कौम के लोग नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके ही कौम के लोग, आपके ही कौम के ठेकेदार, खुद को कहने वाले लोग जहर उगलते हैं, तो उस पर आप अपने कान में तेल डाल लेते हैं। आपसे ज्यादा जहर कोई नहीं उगलता, भारत में भी नहीं उगलता। अब आपका हो गया हो तो, अब आपका हो गया क्या? दुश्मन आप हो, देश को तोड़ने वाले आप हो। मैं कह रहा हूं, अगर झा जी, मैं ऐसा नहीं समझता था आपको पहले। अब जब से मैंने 2-4 डिबेट आपसे किए, मैं देख रहा हूँ आपका एक ही तरीका है, क्या मुसलमानों को, इस्लाम को, मौलाना को टारगेट करके लेकर पड़ जाओ, मौलाना को टारगेट करके बैठो। हाफिज नूर साहब, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है ना, तो एंकर को ब्लेम करने के अलावा आप बदतमीज आदमी हो। मेरे को जवाब दीजिए। अरे तो आपको आपके वालिद ने क्या सिखाया है? गुंडागर्दी, वाहियात बना, पास कर रहा बैठ करके। मेरे वालिद वहीं आके मारेंगे, पता लग जाएगा एक बारी में। तेरे बाप ने क्या सिखाया तुझे? बकवास करने बैठ जाते हो टीवी पे, शैतान कहीं का। पंचर लगाने लायक हो, पंचर लगाते रहोगे बस। तू क्या बकवास करने आते हो, बोलने की तमीज नहीं है। स्कूल चले जाते, अच्छा रहता। स्कूल में गए नहीं, साला मदरसा था। औलाद है हबीज कहीं का। किसकी औलाद है? प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। हाफिज नूर प्लीज, आप इस तरह देखिए, ये गलत बात है। अभी आप अपना संस्कार दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आप क्या करते हैं। लिखवाना आप इस्लामिक स्कॉलर चाहते हैं अपने नाम के साथ, और अपना परिचय आप दे रहे हैं गालियों के साथ। आपको विद्यानाथ झा बुरा लग रहा है
क्योंकि विद्यानाथ झा से सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब आपके पास नहीं है। बुरे आदमी हो आप, तो भाई साहब आप अच्छे आदमी हैं तो अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल कीजिए ना। आपके शब्द और आपका लहजा बता रहा है, आपका शब्द और आपका लहजा बता रहा है हाफिज नूर। चैनल पर बैठकर हाफिज नूर साहब, मैं आपको इसलिए बुलाता हूं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल तीखे हो सकते हैं, आप जवाब दीजिए ना उसका। आपके पास जवाब नहीं है तो आप एंकर को बुरा कह लीजिए। आपके सामने जो प्रवक्ता बैठे हैं उनका जवाब नहीं दे पा रहे तो उनको गाली गलौज कर लीजिए। वो किसी के बाप के लिए कहेंगे? किसने उनको अथॉरिटी दी है बताओ आप? वो बदतमीजी आप उनसे, अरे भाई जिसके बाप का जो है उसको तो लौटा दीजिए। आप विद्यानाथ झा जी का जवाब नहीं दे पा रहे। हमारे बाप का छीन आप रहे हो। अरे मैं कह रहा हूं जिसके बाप का है उसको तो दे दीजिए भाई। ये वक्फ की संपत्ति क्या ये मुसलमानों के ठेकेदारों के बाप का है क्या? ये मुसलमानों के ठेकेदारों के बाप का है क्या? ये उन गरीब मुसलमानों के लिए है जिनके लिए लोग दान करके गए हुए हैं, उनको दे दीजिए, लौटा दीजिए। अरे विद्यानाथ झा जी शर्म करो थोड़ी। अरे शर्म आपको आनी चाहिए सर, शर्म आप कर लीजिए क्योंकि आपको मेरे सवाल का जवाब नहीं। मोहम्मद फैज खान, देखिए बौखलाहट मुझे समझ में इसलिए आती है क्योंकि देखिए मैं हाफिज नूर साहब को जानता हूं बहुत अच्छे से। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जैसे अल्फाजों का और जैसे वो बिहेव कर रहे हैं, मैं जानता हूं उनको अच्छे से। लेकिन उनकी परेशानी है कि भाई जिन लोगों की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, जिन ठेकेदारों के साथ वो मिलते उठते बैठते और जिनका पक्ष रखने के लिए आते हैं, अगर उनके लिए नहीं बोलेंगे तो इनकी दुकान भी बंद हो जाएगी। आप किसकी कर रहे हो बताओ? आप किसकी कर रहे हो? मोहम्मद फैज खान, होता क्या है विद्यानाथ झा जी, टीवी स्क्रीन में 1-2 मिनट इनको मिलता है और इनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता है। तो आप देखेंगे पिछले 100 डिबेट से लगभग जब इनके पास आंसर नहीं होता है तो विद्यानाथ झा जी पर आरोप लगाएंगे, मोहम्मद फैज खान को मुनाफिक बोलेंगे, संघी बोलेंगे, काफिर बोलेंगे। यार लॉजिकल आंसर दो, क्या नुकसान है मुसलमानों को? इससे कोई नुकसान नहीं है। जो प्रगतिशील बोहरा समाज है वो इसका समर्थन कर रहा है, अजमेर दरगाह से इसका समर्थन आ रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज से इस्लाम भारत में, जो भारत में इस्लाम लेकर आए वो समर्थन कर रहे हैं इसका, मौलाना उमर इलियासी समर्थन कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग समर्थन कर रही है, पूरा करोड़ों मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज इसका समर्थन कर रहा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लाखों करोड़ों सदस्य इसका समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है ये मुसलमानों के हक में है। तो जी ये तो बिके हुए हैं, ये तो, अरे तो तुम बिके हुए हो, तुम तो इतने बेशरम बेगैरत हो, कुरान शरीफ का इस्तेमाल दंगे फैलाने के लिए कर रहे हो, देश को तोड़ने के लिए कर रहे हो। कुरान तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए है, इस्लाम तोड़ने के लिए नहीं, इंसान ये गलत है, जोड़ने के लिए। हाफिज नूर अहमद अजहरी, आप सभी को मैं इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते। फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपको भी कयामत के दिन का इंतजार है ना, तो कीजिए, तैयार रहिए आप कयामत के दिन के लिए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कयामत के दिन का आपको इंतजार करना है तो कीजिए, इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल मत कीजिए और कुरान के नाम पर मुसलमानों को बरगलाना बंद कीजिए, गरीब मुसलमानों का हक मानना बंद कर दीजिए, ठेकेदारों के साथ मिलकर गरीब मुसलमानों का हक मानना बंद कर दीजिए। कुरान और हदीस का इस्तेमाल करके आप गरीब मुसलमानों का हक मार कर बैठेंगे और हम खामोश होकर देखते रहेंगे। आतंकवाद फैलाओगे तो दुनिया में लोगों को दंगे कराओगे, मुसलमानों एक एक करके फैज खान, उसके बाद रमन सिंह। मैं आ रहा हूं शैब भाई, आपके पास आ रहा हूं, शैब भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, असगर खान आपके पास जा रहा हूं। प्लीज हाफिज नूर साहब, मैं बहुत इज्जत से बात कर रहा हूं आपसे। क्यों? आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए साहब, किसी पंचर की दुकान पर नहीं बैठे हुए हैं आप, नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, किसी पंचर की दुकान पर नहीं बैठे हुए हैं आप प्लीज आप ध्यान रखिए, आप पंचर की दुकान पर बैठे हुए, पंचर की दुकान पर पंचर लगाने वाले व्यक्ति नहीं है, आप पढ़े लिखे स्कॉलर हैं, इसलिए आपको बुलाया जाता है। प्लीज रुक जाइए। फैज खान कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आ रहा हूं। रमन जी आपके पास। कुरान शरीफ बहुत पाक है, हदीसें बहुत पाक है, इनका इस्तेमाल तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए करना है। और मौलाना जिस तरीके से मुसलमानों को भड़का रहे हैं, फिर अब ईसाइयों को, फिर अब सिखों को, फिर अब दलितों को, सीएए के समय भी ऐसे ही सबको भड़काने का प्रयास किया गया था। लेकिन फिर एक बार कह रहा हूं, क्यों बेवजह खून खौलाना? मोदी जी गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाकर रहेंगे मौलाना। इस सच्चाई को आपको समझना है। बोहरा समाज प्रगतिशील समाज है, मुस्लिम समाज का एक बहुत प्रगतिशील अंग है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से इस्लाम इस देश पर आया है, वो समर्थन कर रहे हैं, बोहरा भाई समर्थन कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग समर्थन कर रही है, मौलाना उमर इलियासी समर्थन कर रहे हैं, शहाबुद्दीन रिजवी साहब समर्थन कर रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों करोड़ पसमानदा मुसलमान इसका समर्थन कर रहे हैं। साहब भाई एक सेकंड रुक जाइए जरा, उनको कंप्लीट करने दीजिए। कर रहे हैं मौलाना फैज खान कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। जिनकी पर जरा फैज खान और सैफ खान को डालिए। जिनका मफाद छुपा हुआ है, जो मुसलमानों का हक दबा रहे हैं, जो गरीब मुसलमानों का हक छीन रहे हैं, जो शाहबानों के नमाज पढ़ने से रोका था फैज खान, उस गरीब मुस्लिम महिला को उसका हक नहीं दिया, उन लोगों को तकलीफ हो रही है। ये वही लोग हैं। आप कहां थे फैज खान? ये ओवैसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये वही लोग हैं। नहीं, मैं तो ये जानना चाहूंगा आपका क्या है। आप जानते हैं इस वक्त कोई भी मिनिस्टर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, और जो इनके भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम सांसद जैसे मुख्तार अब्बास और शाहनवाज, उनको घर पे बिठा दिया है। 300 लोगों को जब रोक के आपको चिन्हित किया गया नमाज पढ़ने की वजह से, वो गरीब नहीं थे और वो गरीब नहीं थे। आप लोग को कुछ पता नहीं आप चलिए, आप मुझे ये बताइए ना, दलित नहीं है। अजी कामेश्वर चौपाल जी थे, मैंने बताया। आपसे मैं सवाल पूछूं, मैंने बताया जवाब दीजिए। गुलाम अली खटाना माइनॉरिटी कमीशन ये कहता है कि हम खुद जेपीसी में गए थे, हम लोगों ने जेपीसी में बात रखी और 25 मुसलमानों को सांसद बना दे, 25 करोड़ मुसलमानों को उनका हक दिला दे। और आपने बनाया तो किसको बनाया? मुसलमानों को। आमिर अजमल का साहब को बिरयानी खिलाई, याकूब मेमन के जनाजे में गए, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया, अफजल गुरु को बेचारा कहा, और संघ की विचारधारा ने क्या किया? मोदी जी और संघ की विचारधारा ने क्या किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया, उनको भारत रत्न दिया, बेगम बतूल भजन गायिका को, और ये राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और शब्बीर आप ही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बनाया, और क्या चाहिए आपको? देश का राष्ट्रपति बना रहे हैं, मुसलमान है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ असली चेहरा बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न दे रहे हैं, ऐसे मुसलमानों को सामने ला रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आतंकवाद से जुड़े। अभी ताहूर राणा के लिए आप लोगों ने वकील लगाया, आप लोगों को शर्म नहीं आती? ताहूर राणा के लिए आप लोग वकील लगा रहे हो। यही कपिल सिब्बल जो है राम मंदिर के विरोध में आते हैं, गरीब मुसलमानों को उनका हक ना मिले, इसलिए फैज खान और सैफ खान, मुझे मत बताइए। फैज खान एंड सैफ खान, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए। रमन मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा वो सैफ खान प्लीज अब रुकिए आप। फैज खान आप भी रुक जाइए, फैज खान आप भी रुक जाइए। अरे रुक तो जाइए सर, अकेले बोलते रहेंगे क्या? सुन तो लीजिए बाकी लोगों को। रुक जाइए सैफ खान प्लीज, मैं आऊंगा वापस आपके पास। रमन जी, ये 300 का राग अलाप रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए जब बात आई थी तो उसका घोष सोनिया गांधी ने करा था। सोनिया गांधी वो शख्स हैं जिनके जितने ये जो टेररिस्ट है ना, चाहे जिनके लिए रात को खुलती हैं अदालतें, वो रात को अदालत खुलने वाले, खुलवाने वाले और रात को साइन करने वाले जितने बाशिंदे हैं ना इस चक्रव्यूह के, वो सारे सोनिया गांधी जी के चमचे हैं। उसके अलावा बताता हूँ साहब, आप 300 लोगों की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, कोई भी जो भी आपका चैनल देख रहा है इस समय, वो एक ही काम कर ले कि सिर्फ एक आरटीआई लगा दो कि मुसलमानों ने जितने दंगे करे हैं उन दंगों में कितने हिंदू मरे हैं, आपको वो नंबर आ जाएगा, आपको शर्म आएगी अपने होने पे। तीसरी चीज साहब, आप ये चीजों के लिए परेशान मत होइए कि हम आपको कुछ कहते नहीं है या हम आपसे कुछ करेंगे नहीं। आप उस दिन से खौफ मनाइए कि जिस दिन कोई और महाराजा रणजीत सिंह की तरह उठ गया और अच्छी एक की बात है सियासत करते हुए सबका एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए ना सैफ खान, लेकिन सैफ खान साहब प्लीज एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए ना। वॉल्यूम कम करिए, रुक जाइए ना सर। ये सबसे पहली चीज आप अपने वक्त का इंतजार कीजिए। मैं आया था आपके पास, आपने अपनी बात कही। सैफ खान इतने क्यों बौखला गए भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? दर्द हो रही है। क्या हो गया? क्या हो गया? जिन संपत्तियों पर आप लोग कब्जा करके बैठे हुए थे, अवैध संपत्तियों पर, उसके जाने का डर सता रहा है सैफ खान। देखिए एक चीज झा साहब, प्लीज एक मिनट रुकिए ना। अब आप लोगों को डर लग रहा है, बोलना चाहता हूँ कि डर लग रहा है कि जहां घर बसाकर बैठे थे वक्त की संपत्ति पर वो गरीबों के पास चला जाएगा, जब जबरदस्ती कब्जा कर बैठे थे वो सरकार के पास चला जाएगा। ये डर सता रहा है ना। रुक तो अरे सबके पास जाना चाहिए, बटेगा। जो देश का है वो सब में बटेगा, हर गरीब में बटेगा। समझ में नहीं आ रहा है
कि आप लोग इतने क्यों बौखलाए हुए हैं? अरे क्या हो गया? जो आपका है आपका रहेगा, जो आपका नहीं है वो गाना था ना झा साहब, कैसे जा सकता है? मैं तो रास्ते पे जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तेरे को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। बट खैर वो छोड़ दीजिए। मैं जो बहुत हिस्टोरिकल और एक बहुत क्लियर बात करना चाहता हूँ ये है कि वर्तमान में देश के अंदर एक ऐसा शख्स है जो महाराजा रणजीत सिंह की तरह सबको बराबर की आंख से देख रहे हैं, एक आंख से सबको देख रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने सबको बराबर दिए, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि उसी महाराजा रणजीत सिंह जी के जो आर्मी थी उसके अंदर एक जनरल था हरि सिंह नलवा, उसका याद रखिए। जिनको आप अपने अब्बा हजूर और वालिद मानते हैं ना, उनको वो जो सलवार पहनाने वाला व्यक्ति था वो हरि सिंह नलवा था। तो ऐसा मत करिए कि कोई हरि सिंह नलवा पैदा हो जाए और देश की शांति के अंदर खराबी आए। उस समय का खौफ खाइए। अब रुक जाइए रमन जी, अब रुक जाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नॉनस्टॉप सैफ खान बोले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं हाफिज नूर साहब के पास जाऊं, लेकिन नॉनस्टॉप सैफ खान बोल रहे हैं, तो एक बार जरा मैं उनको ही वक्त दे देता हूं। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं सैफ खान, मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं और कोई नहीं बोलेगा आपके ऊपर। और आप भी जब दूसरे लोग बोलते हैं तो उनके ऊपर मत बोला कीजिए सर, अच्छा नहीं लगता। क्या मैसेज जाता है? जो लोग आपको देखते हैं वो आप लोगों के बारे में क्या राय बनाते होंगे? एक एक करके बोलिए। 1 मिनट का वक्त आपको दे रहा हूं मैं सैफ खान, बहुत शुक्रगुजार हूं। आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। आपका समय शुरू होता है, आप स्क्रीन पर डाल दीजिए। क्या हालत है? हाँ सुनिए, एक मिनट का मौका मिला तो सबसे पहले प्रेस से ही शुरुआत करता हूं कि हमारा चैनल है, आप जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का क्या जानते हैं? क्या फिर वहीं चलेगा देश का हाल है? अरे अपने गिरवा में झांकिए ना, ये हालत है देश की। दिक्कत पता है साहब, जैसे मैं आपको मौका दूंगा ना, जैसे मैं आपको मौका दूंगा, सवाल से दूर हटकर, पता है दिक्कत क्या है आप लोगों के साथ कि आपको डिफेंड करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप एंकर पर, चैनल पर, अखबार पर, मीडिया पर, सब पर सवाल उठा दीजिए, क्योंकि आपके पास सवाल का जवाब नहीं। अब आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो फिर से मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, और इधर उधर जाएंगे तो फिर मैं रोक दूंगा, फिर नहीं आऊंगा आपके पास। साहब भाई प्लीज। मैं आपको बताता हूं साहब, जो है अभी मैंने 300 लोगों की बात की, कहना है 300 लोगों की बात कर रहे हैं। नमाज पढ़ने पे उनको चिन्हित किया गया था, जमानत मुचलके पे छूट के आए हैं 300 लोग, नमाज पढ़ने की वजह से उनको बंद कर दिया गया, और यहाँ कह रहे हैं कि 300 लोगों की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए साहब, जो है हम तो हर धर्म का जो आदर और सम्मान करते हैं, ये कह रहे हैं 300 लोगों का। और कहाँ थे ये सब बैठे हुए जो है जम के? मैं कह रहा हूँ कहाँ थे ये उस वक्त जब उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था? ये बैठे हुए जो है सिर्फ घरों के ऊपर, ये है वो चम्मच जो सिर्फ चैनलों पे बैठ के जो है ऐसी बात करते हैं। जो है शर्म आनी चाहिए सब, जो है आपको जो है अपने घर के ऊपर जो है अपने घर पे अपने बच्चों को बताइएगा ये सब चीजें। जो है माइनॉरिटी कमीशन जानती क्या कह रहा है? इतनी सारी कंप्लेनें हुई है, आज तो कोई एक्शन नहीं होता है। अच्छा, माइनॉरिटी कमीशन भारत सरकार के अंदर आता है वैसे? अच्छा, तो आपके कहने से हम माइनॉरिटी कमीशन हटा देंगे, ये कह रहे हैं आपको? मैं ये बोल रहा हूँ सेकुलर कंट्री के अंदर जो स्टेट सेकुलर हो और वो किसी भी धर्म को ना मानती हो, उसके अंदर माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होता, उसके अंदर सारे जितने भी जो सिटीजन है वो बराबर के हकूक वाले हैं। जिनसे आप ये चम्मच लेके आते हैं उनको जाके बोलिएगा और सलाह दीजिएगा। और यूं के माइनॉरिटी कमीशन तो तुम्हारे अंदर क्या क्या जाता है वो तुम खान जानते हो। भीख मांगने वाले, पर्चे लगाने वाले ऐसे नहीं बात कर सकते। और कहा थे ये जितने भी बैठे हुए हैं खान साहब या बाकी के जितने भी हैं जो इस वक्त सामने आके बड़ा समर्थन दिखा रहे हैं वक्त के ऊपर जो है। ठीक है, अब 1 मिनट से ज्यादा का वक्त मैंने आपको दे दिया सैफ खान। आप सिर्फ ये कहते रहे कि आप शर्म कर लीजिए, शर्म कर लीजिए। भाई जिसको शर्म करना है वो शर्म कर लेगा, जिसको पर्दे में रहना है वो पर्दा कर लेगा, लेकिन इससे आगे तो बढ़िए भाई। शर्म से आगे बढ़कर खुला दिल दिखाइए, बड़ा दिल दिखाइए और कहिए खुले दिल से। हाफिज नूर अजहरी, अब 1 सेकंड रुक जाइए। अब चुप नहीं होंगे तो मुझे वॉल्यूम डाउन कराना पड़ेगा साहब भाई, मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा मैं करूं, इसलिए आप शांत हो जाइए। हाफिज नूर अजहरी सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई अब तो कानून बन गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी है मामला, अब ये इस तरह का अल्टीमेटम या इस तरह की धमकी कि लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो 20 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 मिनट, भाई देश को संविधान और सिस्टम से क्यों नहीं चलने देना चाहते हैं लोग? आप लोग क्यों चाहते हैं कि देश में दंगा फसाद हो? ये हम ही लोग चाहते हैं दंगा फसाद हो। संजय निरुपम कहते हैं जलियांवाला बाग बनाएंगे, तो वो नहीं चाहते हैं। संगीत सोम के बयान याद नहीं है आपको? आपको सिर्फ मुसलमानों के कोड आप पढ़ते रहोगे। कौसर हयात ने कहा, किस मुसलमान ने कहा कि हम कौसर हयात के साथ में खड़े हैं? हमने सबसे पहला हमारा आपके चैनल पर अभी बयान यही था
कि कौसर हयात से वाकिफ नहीं है। उन्होंने जो बोला इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आप करें, आप पे हंसे, आप पे रोए, आप पे क्या करें, या आपका जो गैर मेयारी तरीका था ये अच्छा है। हाफिज नूर, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि सहूलियत की राजनीति आपको अच्छी लगती है। जब आपको लगता है कि संविधान से फायदा होगा तो संविधान हाथ में लेकर आ जाते हैं। जब आपको लगता है कि शरीयत से फायदा होगा तो शरीयत से लाते हैं। जब आपको लगता है कि नहीं, सुन तो लीजिए मेरी बात, जब आपको लगता है कि कौसर हयात की बातों से हम लोगों को अच्छा फायदा होगा तो उनकी तरफ खड़े हो जाते हैं। जब आपको लगता है कि भाई टीवी पर मैं बोल नहीं सकता हूं तो कहते हैं कि हम पहचानते ही नहीं। कैसे नहीं पहचानते? इंडियन मुस्लिम लीग के वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं। अरे साहब, हम नहीं जानते उनको, आप जानते होंगे। हाँ, नहीं जानते हैं ना, इसीलिए मुर्शिदाबाद होता है, हाईलाइट कर रहे हो, इसीलिए संभल होता है, इसीलिए आप बयान लाते उठा के। संभल जिसकी वजह से होता है वो नहीं कह पाओगे आप। महाराजगंज जिसकी वजह से होता है वो नहीं बोल पाओगे, आपकी हिम्मत नहीं है। इसकी वजह से होता है। आपको जो पढ़ने के लिए दे दिया गया वो बोलोगे ना, नौकर हो आप। क्यों कब्जाई तुमने हमारी मंदिर को? बात ये आप वो करोगे जो भाजपा जाएगी। हाफिज नूर, हाफिज नूर सुनिए एक मिनट। हाफिज नूर को जरा स्क्रीन पर डालिए, बड़ी स्क्रीन पर डालिए मेरे साथ। हाफिज नूर कह रहे हैं कि मैं नौकर हूं, मैं तो नौकरी करता हूं। हाफिज नूर, आप किसकी दलाली करते हैं? आप किसकी दलाली करते हैं भाई साहब? बड़ा दलाल कौन है? किसकी ठेकेदारी लेकर बैठे हैं? गरीब मुसलमानों का हक खाएंगे, गरीब मुसलमानों का हक खाएंगे और मुझे आप सिखाएंगे। हाफिज नूर अजहरी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। हाफिज नूर अजहरी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप बता दीजिए कि देश में कितने ऐसे वक्त की संपत्तियां हैं जिस पर अवैध रूप से कब्जा है। आप बता दीजिए कितने गरीब मुसलमानों को फायदा हुआ। आप बता दीजिए कितने गरीब मुसलमानों के लिए आप लड़े हैं। आप बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड कितने गरीब मुसलमानों के लिए लड़ता है। कहां गए बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे। विद्यानाथ झा क्या है, इस पर आ जाएंगे। मेरे पर मत आइए, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। हाफिज नूर अजहरी, मैं आपको मौका देता हूं, सवाल पूछता हूं कि जवाब दीजिए। आप क्योंकि आपके पास कोई जवाब। मोहम्मद फैज खान को जरा दिखाइए स्क्रीन पर। मोहम्मद फैज खान साहब, ये जो दर्द है, ये जो छटपटाहट है, ये मैं समझ सकता हूं। देखिए, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन कानून तो कानून है और कानून संसद में ही बनता है, संसद से ही बनकर आया है। वहां सरकार को देश की जनता ने ही चुना है और उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं जिन्होंने वोट दिया है बीजेपी को या फिर सहयोगी पार्टियों को। अब इन जैसे ठेकेदारों का क्या होना चाहिए? फैज खान, देखिए विद्यानाथ झा जी, मैं बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति जब बीमार होता है और उसको सही दवाई खिला दो ना, थोड़ी कड़वी जरूर होती है, और जिसको दवाई खिलाई जाती है वो तिलमिलाता भी है, तड़पता भी है, रोता भी है, गाता भी है, लेकिन उसका इलाज हो जाता है। तो मोदी जी ने बिल्कुल सही दवाई दी है, इसलिए ये लोग तिलमिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन इनका इलाज परफेक्शन से हो जाएगा। मोदी जी कानून के तहत काम करने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने सारी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया है। एक विशेष बात कहना चाहूंगा फिर से, कोर्ट ने पक्ष में भी बातें कही हैं और एक दो बातें विपक्ष में भी कही है। ये प्रमाण इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है। मोदी जी ने कोई दबाव नहीं दिया ना सुप्रीम कोर्ट को, और 240 सीट आना ये बताता है कि ईवीएम भी हैक नहीं की, ईडी भी हैक नहीं किया गया है। माफ कीजिएगा, देखिए मोहम्मद फैज खान साहब, वक्त नहीं है इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है आपको, लेकिन मोहम्मद हाफिज नूर अजहरी साहब, कोई फायदा नहीं होने वाला है भाई झा को गाली देकर, मीडिया को गाली देकर, या जब सवाल का जवाब आपके पास नहीं होता है तो जो सामने बैठा है उसके खिलाफ बोलकर। भाई अपने अंदर झांकिए, देखिए कि आपके नुमाइंदों ने, आपके ठेकेदारों ने कैसे आपके ही समाज का नाश किया है, उनके हक को छीना है, दबाया है। इसीलिए आज मुस्लिम समाज के लोग प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि जो कानून आप लेकर आए हैं वो हमारे लिए है। इसीलिए जो गरीब मुसलमान हैं वो खुश हो रहे हैं